हेलो गैस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे 8 मई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। बैंक, एसएससी, रेलवे, अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जो इसका पीडीएफ है उसके लिए आप करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। आप प्ले स्टोर पर जाओगे, करंट अफेयर्स फंडा सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। वरना नीचे कमेंट सेक्शन में हमने अपने एप्लीकेशन का लिंक जो है वो दे रखा है। मेरा नाम है विकास शर्मा। क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। माही रिवर जो है उसका उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? तो आपको बताना है कि जो माही रिवर है वो ओरिजिनेट होती है कौन से माउंटेन रेंज से। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन: सतपुरा रेंज, अरावली रेंज और विंध्या रेंज और वेस्टर्न घाट्स। तो सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप ट्राई जरूर करिएगा क्योंकि सही आंसर तभी आपको पता लग पाएगा जब आप एक बार ट्राई करोगे। In May 2026, which two Indian journalists won the prestigious Pulitzer Prize in the Illustrated Reporting and Commentary category? तो आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मई 2026 में किन दो भारतीय पत्रकारों ने इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये एक कैटेगरी है और इस श्रेणी में जो है प्रतिष्ठित पुलित्जर जो पुरस्कार है वो यहाँ पर जीता है। तो देखो अभी रिसेंट में जो पुलित्जर बोर्ड है इसने इस साल के जो प्राइज़ हैं उसका अनाउंसमेंट किया, जिसमें भारतीय पत्रकारिता में एक बड़ी उपलब्धि आई है। और इसमें मुंबई के रहने वाले इलस्ट्रेटर जिनका नाम है आनंद आर के और फ्रीलांस जो जर्नलिस्ट हैं इनका नाम है सुपर्णा शर्मा। तो इन दो लोगों को यहाँ पर चयनित यहाँ पर किया गया है। अब इनके बारे में थोड़ी सी और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। एक्चुअली ब्लूमबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो प्रोजेक्ट की जाती है जिसका नाम होता है ट्रैपेड। ठीक है, तो इसमें जो है ट्रैपेड की काफ़ी तारीफ़ की गई और जो इन्होंने अभी मॉडर्न में जो साइबर क्राइम की जो कॉम्प्लेक्स स्टोरीज़ हैं उनको इन्होंने समझाने के लिए जो है एक तरीके से ग्राफिक स्टोरी टेलिंग का एक बेहतरीन इस्तेमाल किया है। तो ये जो दो जर्नलिस्ट हैं, एक है आनंद आर के और मुंबई बेस्ड इलस्ट्रेटर, इनका नाम है सुपर्णा शर्मा। तो ये फ्रीलांस इन्वेस्टिगेट एडिटर हैं। अब चर्चा में ये बहुत ज़्यादा क्यों आया? क्योंकि अभी प्रोजेक्ट एक ऐसा था जो लखनऊ के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनकी दिल दहला देने वाली एक कहानी जी थी, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा में आया, जिसमें डिजिटल अरेस्ट घोटाले का वो जो है एक तरीके से शिकार हुए थे। और साइबर जो धोखाधड़ी है उसका एक बहुत सातिर तरीका, जिसमें पीड़ितों को पुलिस जांच के बहाने लगातार वीडियो कॉल पर रहने के लिए मजबूर जो है वो किया जाता था। तो उस तरीके की चीज़ थी। तो इसमें इन्होंने जो अपनी बहुत ही दमदार रिपोर्टिंग की और जो विजुअल डिज़ाइन के एक साथ इन्होंने दिखाकर एक तरीके से जो ये फैला अपराधी नेटवर्क है ना, इसको यहाँ पर इन्होंने दिखाया। तो ये जो एक्सपोज किया है साइबर क्रिमिनल नेटवर्क को, तो उस वजह से जो है इनको यहाँ पर इस कैटेगरी में चूज़ किया गया। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि एडिशनली जो इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हैं, इनका नाम है अनिरुद्ध घोषाल। ये पार्ट थे किसके? एसोसिएटेड प्रेस एपी टीम के। इन्होंने जीता है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी फॉर एक्सपोजिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ द मास सर्विलेंस टूल्स। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो अनिरुद्ध घोषाल हैं, तो जो एसोसिएटेड प्रेस एपी टीम का हिस्सा थे और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले जो निगरानी उपकरण होते हैं जिसको बोलते हैं मास सर्विलेंस टूल्स, तो इसके इन्होंने प्रसार को उजागर करने के लिए जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग है तो उसकी एक श्रेणी होती है, उसमें इनको मिला है। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है वो हाईटेक जवाबदेही तय करने में जो भारतीय मीडिया पेशेवर हैं, तो इन लोगों के एक तरीके से जो इनकी ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, उस चीज़ को यहाँ पर दिखाने के लिए ये चीज़ हुई है। ओके, अब थोड़ा सा कैटेगरी यहाँ पर एक समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या इसमें और भी है। एक तो पहले मैंने आपको बता दिया कि किस कैटेगरी में इनको मिला। यहाँ पर जो प्राइज़ मनी है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो जो प्राइज़ अमाउंट है वो है $15,000 का। ठीक है, और साथ में एक सर्टिफिकेट मिलता हुआ है। और इसके बाद जो ये जो कैटेगरी है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। ठीक है, और जो विनर्स हैं इनके दोनों नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ यहाँ पर और मैं कहूँगा कि ये जो विनर्स हैं, जैसे कि आनंद आर के इलस्ट्रेटर और सुपर्णा शर्मा जो ये एक जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट, तो जिन्होंने नताली ओबिको पियर्सन के साथ जो है ये सम्मान शेयर किया है। तो ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है कि इन्होंने किसके साथ में अपना प्राइज़ जो है वो यहाँ पर शेयर किया है। ठीक है, और ये आपसे अमाउंट का थोड़ा सा मुद्दा रहेगा। और जो कोर सब्जेक्ट है वो यहाँ पर यही था कि भारत में जो डिजिटल अरेस्ट है, तो इन घोटालों का जो लगातार बढ़ना और इनकी जो सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका दुरुपयोग होना, तो इन्हीं सब वजह को इन्होंने ट्रैक यहाँ पर किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट यहाँ पर आप कर लीजिएगा।
और अगर हम इसकी बात करें अवार्ड की, तो ये जो एक बोर्ड होता है पुलित्ज़र बोर्ड, तो ये जो बोर्ड के अंदर जो कंपोज ऑफ द लीडिंग जर्नलिस्ट होते हैं, न्यूज़ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, 23 कैटेगरीज अलग अलग होती हैं, जर्नलिज्म, बुक्स, ड्रामा एंड द म्यूज़िक, ठीक है। फाउंडर का नाम था जोसेफ पुलित्ज़र, इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। डिजिटल अरेस्ट के स्कैम्स आपने देखे होंगे कि व्हाट्सएप पर किसी बड़े बुजुर्ग को पकड़ लिया और उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए और भी बहुत सारी जानकारी साझा करके उनको फ़ोन से हटने ही नहीं देते हैं, पुलिस का बहाना और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लगातार पिछले दिनों ये बढ़ रही थी, ठीक है। तो ये बहुत सारा डेटा PDF में है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं पॉज करके PDF को। मई 2026 में किन 2 भारतीय महिला संरक्षणवादियों को प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड, जिन्हें ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ये दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब एक्चुअली क्या हुआ है कि जो मई 2026 है, इसमें 2 इंडियन वुमेन जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, इनको व्हिटली अवार्ड, जिसको हम लोग ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, ये भी यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि प्रवीण शेख और बरखा शोभा, ये 2 लोग हैं यहाँ पर, इनको जो है ये व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर आप देखें कि जो प्रवीण शेख हैं, ये BNHS की साइंटिस्ट जो है, इंडियन स्किमर, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए जो है ये पहचानी गई हैं, जो कि एक इंडेंजर्ड रवेन बर्ड है। तो चंबल रिवर पर उनका जो गार्जियंस ऑफ द स्किमर मॉडल जो है, उसकी वजह से नेस्ट का सर्वाइवल रेट 14% से बढ़कर 27% जो है हो गया है। तो उस वजह से इनको यहाँ पर जो है पहचाना गया है। और आप ऐसे समझें कि इस अवार्ड की मदद से वो अपना काम गंगा बेसिन के प्रयाग तक एक्सपेंड करने का प्लान जो है वो कर रही हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी बरखा शोभा की, तो ये जो है फेडरेशन ऑफ द सोसाइटीज़ फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन FOSEP, इसको रिप्रेजेंट करते हुए वो हिमालयन जो सलामदार हैं, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए इनका पहला ग्रास रूट मूवमेंट जो है वो लीड रोल यहाँ पर वो कर रही हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो न्यूज़ है वो एक तरीके से फॉरेस्ट एंड द कंजर्वेशन जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, और इसमें इनको अवार्ड यहाँ पर दिया गया, ठीक है। और इसमें जो अवार्ड की जो राशि है वो है 50,000 यूरो, ये यहाँ पर प्रोजेक्ट की गई है। जो व्हिटली अवार्ड है, इसके तहत जो प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए 50,000 यूरो जो है वो यहाँ पर दिए जाते हैं। इसके साथ ही ग्लोबल विजिबिलिटी और ट्रेनिंग भी मिलती है यहाँ पर है। जो ग्रास रूट पर जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, इनके लिए उनके इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करती है, ठीक है। और अवार्ड बॉडी पूछा जाएगा कौन सी, यहाँ पर प्राइज़ नेम है, जिसको हम लोग ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं। और जो ग्रांट अमाउंट है वो कितना यहाँ पर है, लगभग 52 लाख रुपए बनता है ये। और ये चीज़ें आप एक बार पॉज करके रीड कर सकते हैं। फिजी के सूबा में आयोजित कॉमनवेल्थ यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? हाउ मैनी टोटल गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट कॉमनवेल्थ यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन सूबा? तो एक्चुअली क्या हुआ है कि जो सूबा है, तो वहाँ पर जो इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम ने जो कॉमनवेल्थ यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 है, इसके पहले ही दिन धमाकेदार शुरुआत की थी और 4 गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम पर यहाँ पर किए थे। तो इंडियन वेटलिफ्टिंग जो टीम है उसने सुबह फिजी में जो कॉमनवेल्थ यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 है, इसमें जो है 4 गोल्ड मेडल पहले दिन ही अपने नाम पर किए। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट की परफॉर्मर्स हैं उनमें आप देखेंगे आकांक्षा व्यवहारे, ये हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है इन द यूथ वुमेन 45 कैटेगरी में। और जो संजना है, इन्होंने क्लेम किया है द टॉप स्पॉट इन द जूनियर वुमेन 45 kg डिवीज़न में। तो ये जो नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संजना ने जूनियर वुमेन 45 किलोग्राम का जो भार है उसमें इन्होंने टॉप स्पॉट जो है वो हासिल किया है। अगर आप मेन सेक्शन में देखोगे तो एक नाम आएगा और एल धनुष का, और ये हैं वेदाव्रत भराली, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बेहतरीन फॉर्म जो है यहाँ पर बरकरार रखे हुए जो है यूथ कैटेगरीज में भी गोल्ड यहाँ पर जीता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेन्यू जो है ये पूछा जाएगा कितने मेडल मिले हुए हैं, और जो टॉप परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर कौन कौन है, ठीक है। और मेंस में कौन है ये भी आपसे पूछा जाएगा। भारत सरकार द्वारा चीन से संबंधित क्षेत्रों और 40 उप क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI मंजूरी के लिए निर्धारित नई समय सीमा क्या की गई है?
What is the new timeline set by the government of India for direct foreign investment क्लियरेंस फॉर द चाइना लिंक्ड सेक्टर्स एंड 40 सब सेक्टर्स? तो अभी जो यूनियन गवर्नमेंट है इन्होंने अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में एक स्ट्रेटजिक बदलाव यहाँ पर अनाउंस किया है। तो अब इंडिया के साथ जो लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले जो देश हैं, जैसे आप देखेंगे खासतौर पर चाइना है और भी हैं, तो इनसे जो आने वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI है, तो इस प्रपोजल के लिए 60 दिन की जो डेफिनेटिव टाइमलाइन है वो यहाँ पर सेट यहाँ पर कर दी गई है। तो ये जो 60 डेज़ की जो टाइमलाइन है वो यहाँ पर सेट की है, और ये कदम से ये बेनिफिट मिलेगा कि जो 40 क्रिटिकल सब सेक्टर्स हैं इनको ये कवर भी करता है, और जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक जो कंपोनेंट हैं, सोलर मॉडल्स हैं, वो सब इसमें यहाँ पर शामिल हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न और हाई जो एंड टेक्नोलॉजी है इसकी ज़रूरत के बीच एक बैलेंस बनाना है। तो ये जो प्रेस नोट 3 है 2020 के बाद अगर आप देखोगे तो बॉर्डर शेयरिंग जो नेशन से आने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए मैंडेटरी गवर्नमेंट स्क्रीनिंग जो है वो ज़रूरी थी, जिसकी वजह से अक्सर आप देखते हैं 8 से 14 महीने की देरी जो है वो यहाँ पर हो जाती थी। तो ये जो स्ट्रीमलाइन करके जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है PLI स्कीम्स हैं, इसको ये सपोर्ट करना चाहती हैं, और साथ में जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और जो चाइनीज़ कंपोनेंट्स हैं तो इनका जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है इस पर ये रिले बेसिकली करते हैं। ठीक है, तो जो नया रूल्स है इसके मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स MHA और रेलेवेंट जो लाइन मिनिस्ट्रीज़ हैं इनको अपनी सिक्योरिटी और टेक्निकल वेटिंग का जो काम है वो तयशुदा 2 महीने के विंडो के अंदर जो है वो पूरा करना यहाँ पर होगा। तो 2 महीने का इन्होंने 60 दिन का टाइम लाइन यहाँ पर रखा है। ठीक है, और ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जो 60 डेज़ का ये रूल जो है ये क्या है, तो आप बता देंगे कि स्पेसिफिक FDI प्रपोजल्स के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो देने के लिए एक मैंडेटरी डेडलाइन जो है वो यहाँ पर सेट कर दी गई है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुजरात के किस स्थान पर 1570 करोड़ की आधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा शिप रिपेयर फैसिलिटी जो है इसको यहाँ पर मंजूरी दी गई है। तो अभी क्या हुआ है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो अध्यक्षता जो चेयरमैनशिप होती है उसमें यूनियन कैबिनेट ने गुजरात के वादिनार में एक मॉडर्न शिप रिपेयर फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर बनाई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वादिनार। ठीक है, तो वादिनार में जो ये शिप रिपेयर फैसिलिटी बनाई है तो इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है 1570 करोड़ का। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है वो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसका मकसद ये है कि इंडिया को शिप बिल्डिंग और रिपेयर के लिए एक ग्लोबल हब यहाँ पर सेटल करना। ठीक है, और अभी फ़िलहाल आप देखेंगे कि जो इंडिया ऑन्ड वेसल्स है उसका एक बड़ा हिस्सा मैंडेटरी मेंटेनेंस और ड्राई डॉकिंग के लिए दुबई, सिंगापुर या कोलंबो भेजा जाता है, बट अब यहाँ पर भी हो जाएगा। और जो ये जो वादी नार है इसकी नई फैसिलिटी में एक फ्लोटिंग ड्राई डॉक होगा और जो बड़े वेसल्स को हैंडल करने में सक्षम होगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं DPA, इसके ज्यूरिडिक्शन में बनने वाली या ये जो फैसिलिटी है वादिनार, इसके नेचुरल डीप ड्राफ्ट का पूरा फ़ायदा जो है वो यहाँ पर उठाया जाएगा। ओके, तो अमाउंट पूछा सकता है कितना यहाँ पर है, और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस फॉर्मेट का सेटअप हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये PDF में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट DPA की अगर हम बात करें तो पहले इसका नाम कांडला पोर्ट था। ओके, और फ्लोटिंग ड्राई डॉक ये मैंने आपको अभी बता दिया। सागरमाला प्रोग्राम ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, Ted Turner, the founder of the CNN and the pioneer of the 24 hours news broadcasting, passed away recently. In which year did he establish the world first 24 hour news channel? तो अभी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि CNN के संस्थापक और 24 घंटे समाचार प्रसारण के अग्रदूत टेड टर्नर जो है इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो अभी आपको बताना चाहूँगा ये जो रॉबर्ट एडवर्ड है ना, ये टेड टर्नर 3 जो एक विजनरी मीडिया और आप समझ सकते हैं कि मुगल और जो फिलंथ्रोपिस्ट थे ना, तो उन्होंने 87 साल की उम्र में जो है अभी अपनी अंतिम सांसें ली हैं।
और आप ऐसे सोचें कि 1980s में इन्होंने CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं उसकी यहाँ पर स्थापना की थी। ठीक है, थोड़ा सा इनका अगर आप इतिहास पुराना देखोगे तो इनको माउथ ऑफ द साउथ के नाम से भी बोला जाता था। अक्सर जो है ये माउथ ऑफ द साउथ इस नाम से भी इनको जाना जाता था। और जो टर्नर थे इनकी सबसे बड़ी पहचान 1980 में जो CNN केबल जो न्यूज़ नेटवर्क है इसकी शुरुआत इन्होंने की थी। इन्होंने ये मतलब पूरी दुनिया को बताया था कि 24 घंटे लाइव न्यूज़ कवरेज करी जा सकती है और इसका कंसेप्ट जो है वहीं से इन्होंने निकाला। CNN से पहले जो है टेलीविज़न न्यूज़ सिर्फ जो है वो आप देखेंगे कि शाम के टाइम में स्लॉट्स अलग अलग आते थे, उसमें ये लिमिटेड दिखाई देती थी। तो टर्नर ने न्यूज़ को एक कॉन्टिन्यूस और रियल टाइम ग्लोबल इवेंट जो है वो यहाँ पर बना दिया था। और जर्नलिज्म के अलावा अगर आप बात करोगे तो टर्नर जो है वो इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बड़े नामा अपना रखते थे, बहुत बड़े नाम थे इनके। ठीक है, और इन्होंने जो है एक अटलांटा ब्रेव्स है बेसबॉल और अटलांटा हॉक्स बेसबॉल जो बास्केटबॉल की टीम है इसको यहाँ पर इन्होंने एक्वायर भी किया था। तो बेसबॉल और बास्केटबॉल दोनों टीम्स को इन्होंने जो है किया था। दोनों का नाम अटलांटा से है, बट एक का नाम अटलांटा ब्रेव्स है और दूसरे का नाम अटलांटा हॉक्स है। तो ये बास्केटबॉल है और ये यहाँ पर बेसबॉल है। ठीक है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा मीडिया एम्पायर खड़ा किया, TBS टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। ठीक है, कार्टून नेटवर्क और टर्नर क्लासिक जो मूवीज़ हैं TCM जैसे बड़े चैनल्स जो हैं वो यहाँ पर इसका हिस्सा थे। ठीक है, और आप देखेंगे कि इनका जो योगदान है फिलैंथ्रोपी एक तरीके से परोपकार और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के सेक्टर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, और अगर हमसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि जो 1996 में जो इनकी कंपनी थी टाइम वार्नर, तो टाइम वार्नर के साथ इन्होंने $multi billion की एक डील जो है साइन की और उसमें इनका मर्जर हो गया। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि जो इनकी जो फिलैंथ्रोपिक जो कोशिशें थी, ख़ास तौर पर यूनाइटेड नेशंस को दिया गया $1 बिलियन का दान, और जो मॉडर्न विलनरीज ने जो इनके द्वारा किए गए स्टैंडर्ड, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड सेट हो गया था। तो जैसे कि फोकस जो है वो ग्लोबल हेल्थ और पीस पर जो है वो ज़्यादा यहाँ पर था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर है। और अगर आप देखो कि फाउंडेशन इनका 1980s में हुआ है तो ये आपसे फाउंडेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, गल्फ़ वॉर की जो कवरेज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1991 में जो गल्फ़ वॉर के लिए जो लाइव और बेमिसाल जो कवरेज इन्होंने की तो CNN को ग्लोबल पहचान यहाँ पर मिली थी। ठीक है, और इन्होंने UN फाउंडेशन बनाने के लिए $1 बिलियन जो है वो डोनेट किया था। तो इनका बड़ा डोनेशन जो अब हमेशा चर्चा का विषय रहा था। डिजिटल भुगतान क्षेत्र की जो प्रमुख कंपनी है फ़ोनपे ने हाल ही में मर्चेंट पेमेंट इंटीग्रेशन को तेज़ करने के लिए किस नाम से एक AI टूल जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। तो डिजिटल पेमेंट मेजर फ़ोनपे हैज़ रिसेंटली लॉन्च एन AI टूल टू स्पीड ऑफ मर्चेंट पेमेंट इंटीग्रेशन अंडर विच नेम। तो अभी क्या हुआ है कि इंडिया की जो लीडिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ये फ़ोनपे, तो इन्होंने अभी एक पेमेंट GPT जो है वो लॉन्च करने का अनाउंसमेंट यहाँ पर किया है। तो ये फ़ोनपे के द्वारा ये जो पेमेंट GPT आने वाला है। अब इसमें बेसिकली होगा क्या, इसका मेन मकसद ये है कि जो मर्चेंट के ऑन बोर्डिंग और इंटीग्रेशन प्रोसेस जो है उसको आसान बनाना। सपोज़ करिए कि आपकी कोई दुकान है और वहाँ पर कोई पेमेंट ऑनलाइन करना चाह रहा है तो पहला तो एक QR कोड और फ़ोनपे से कर देगा। दूसरा क्या है कि वहाँ पर अगर उसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पेमेंट इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए ये पेमेंट ये जो है GPT ये सर्विस यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि आसान बनाना, जो पूरा पेमेंट ऑनबोर्डिंग इंटीग्रेशन है इस प्रोसेस को पूरा आसान बनाना है। ठीक है, और बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव फिनटेक मार्केट है इसमें आप देखोगे कि किसी मर्चेंट के लिए पेमेंट गेटवे जो है वो इंटीग्रेट करना जिसमें कॉम्प्लेक्स कोडिंग और टेक्निकल ट्रबल शूटिंग शामिल जो है वो होती है, तो एक बंदा जो है इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉब्लम फेस इस तरीके की होती है। तो अब जो ये पेमेंट GPT आ रहा है तो डेवलपर्स के लिए एक आप समझ सकते हैं कि कन्वर्सेशनल असिस्टेंट की तरह ये जो है ये काम करेगा। और ये जो है जनरेटिव AI का जो इस्तेमाल है वो करके एक तरीके से टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन को एनालाइज करता है और एक इंटीग्रेशन से जुड़े सवालों के तुरंत और सही जवाब वो यहाँ पर दे देता है। ठीक है, और ये जो इनोवेशन बेसिकली हो रहा है इससे स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं इन स्टार्टअप्स के लिए जो एंट्री बैरियर है वो कम होने की यहाँ पर उम्मीद है, जिससे वो डिजिटल पेमेंट्स को जो तेज़ी से एक्सेप्ट
कर सकेंगे। और इस कदम से जो भारत का फिनटेक सेक्टर है ना, उसमें जो एआई फर्स्ट सर्विसेज हैं उसके बढ़ते ट्रेंड को जो है वो यहाँ पर ये दिखाता है, जहाँ पर कंपनीज B2B एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए LLMs जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं इसका इस्तेमाल जो है वो कर रही हैं। ठीक है, अब थोड़े से इसके की हाइलाइट्स में आप देख लेना है प्रोडक्ट नेम क्या है और कोर टेक्नोलॉजी जो है वो LLM मॉडल के ऊपर ये काम कर रहा है। ठीक है, तो आजकल जो मशीन लैंग्वेज और मशीन लर्निंग ये सब चीज़ों का जो है वो ज़्यादा यहाँ पर ज़माना चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जब से AI आया हुआ है। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया has recently approved the appointment of whom as the executive directors of the National Stock Exchange। तो NSE में जो अभी अपॉइंटमेंट है वो सेबी ने हाल ही में जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्रुप में किसका यहाँ पर किया है। तो जो सेबी है भारत का कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इन्होंने अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में संजय शोरे और जो बायरल मोडी है ना, इनका यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किया है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है, पहले तो ये दोनों अपॉइंटमेंट हैं और जो ये संजय सोरे हैं वो इस रोल में कॉरपोरेट लॉ और रेगुलेटरी ओवरसाइट्स के एक गहरे बैकग्राउंड के साथ में आ रहे हैं। तो इससे पहले उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ द कॉरपोरेट अफेयर्स जो MCA जिसको बोलते हैं, इसमें एक सीनियर ऑफिसर्स के रूप में काम किया है और उनकी एक्सपर्टाइज से ये उम्मीद की जा रही है कि जो NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका गवर्नमेंट रेगुलेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो काफ़ी कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर से बेहतर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और इनका जो बायरल मोदी का इनका फाइनेंशियल मार्केट में उनकी जो ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज है ना, उसके लिए ये जाने जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, इसकी जो है समय सीमा कितनी है, ये डेडलाइन कितनी है। तो व्हाट इज़ द टाइमलाइन फॉर द मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी जब ये हुआ है तो इसकी जो डेडलाइन है वो 2026 से 27 और इससे लेकर 2030-31, मतलब कि ये जो सेशन चल रहा है 26-27 वाला, इससे 30-31 तक की ये डेडलाइन यहाँ पर रखी गई है। अब इसमें जो है यूनियन कैबिनेट में जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने 5,659.22 करोड़ के बड़े बजट के साथ में जो है ये मिशन फॉर द कॉटन प्रोडक्टिविटी है, इसको मंजूरी यहाँ पर दी है। तो 2026-27 से 2030-31 तक जो है ये मिशन चलेगा और एक स्ट्रेटजिक कदम है ताकि जो रुकी हुई जो पैदावार है और क्वालिटी के जो इश्यूज़ हैं इसको सॉल्व किया जा सके, जिसकी वजह से इंडिया की जो टेक्सटाइल कम्पिटिटिवनेस है इस पर असर जो पड़ रहा है उसको ओवरकम किया जाए। तो ये जो मिशन है वो सरकार के 5F विज़न, जिसको बोलते हैं फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है, तो उस पर जो है वो आधारित है और इसका जो फोकस है वो है हाई यील्डिंग वैरायटी HYV, मतलब क्लाइमेट रेजिलेंट एंड पास्ट रेजिलेंट, जैसे हम लोग बोलते नहीं कि कीड़ों से लड़ने वाले सीड्स को डेवलप करना और जो है इन चीज़ों को बताने पर ये बेसिकली यहाँ पर है। ठीक है, और इसको ताकि अच्छे से जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया भी जा सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल हाईलाइट ये है कि जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं HDPS, तो जो HDPS है वो और क्लोजर स्पेसिंग टेक्निक जो है इसको बढ़ावा देना है ताकि ज़मीन का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके और प्रोडक्टिविटी वो है वो यहाँ पर बढ़े। तो खेती के अलावा जो है वो इस मिशन में 2000 जो गाइनिंग एंड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ हैं इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए भी फंड्स जो हैं वो दिए गए हैं ताकि जो कंटेमिनेशन है, मतलब कि एक तरीके से गंदगी से मुक्त कपास है ना, वो मिलना यहाँ पर हो सके। ओके, और आप ये भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो मिशन है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल ELS कॉटन को भी प्रमोट यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, और इसी के साथ में इस जो ये अप्रोच है इसका मकसद ये है कि 32 लाख फार्मर्स को फ़ायदा पहुँचाना और 2031 तक टोटल प्रोडक्शन को 498 लाख वेल्स तक लेकर जाना। तो ये मेजर इसका जो है एक विज़न है एक तरीके से। और जो यहाँ पर फाइनेंशियल आउटले ये मैंने आपको बता दिया कितना है। ठीक है, इसका प्रोडक्शन टारगेट क्या है, यील्ड एनहांसमेंट है, ये तो ये सारी चीज़ें PDF फॉर्मेट में दी गई, आप इनको नोट्स बनाकर सेव कर सकते हैं। According to the recent economic analysis, what is India's global rank in terms of its economy in real terms based on purchasing power parity, जिसको हम बोलते हैं PPP। तो अभी रिसेंट में एक विश्लेषण हुआ है तो उसके हिसाब से जो PPP जिसको बोलते हैं क्रय शक्ति समानता, तो
तो इसके आधार पर वास्तविक संदर्भ में भारत की जो इकोनॉमी है वो विश्व में कौन सा स्थान है। देखो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉमिनल जीडीपी रैंकिंग, जो करंट मार्केट एक्सचेंज रेट्स पर जो इंडिया है इसको दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनाती है। अगर हम पीपीपी की बात करेंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी, तो अगर इस मैट्रिक को देखोगे जो रहने सहने की कॉस्ट जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन रेट्स को ध्यान में रखता है, तो ये बता रहा है कि जो रियल टर्म्स में इंडिया को दुनिया में जो है 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है वो यहाँ पर दिखाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी। अगर हमसे पूछा जाता है कि नॉमिनल जीडीपी रैंकिंग्स में कितना है, तो वहाँ पर तो होता है 5th, बट यहाँ पर पूछा है पीपीपी मैट्रिक में, तो पीपीपी मैट्रिक में जो भारत का है वो है यहाँ पर होगा 3rd वाला, ठीक है। और अगर आपसे नॉमिनल जीडीपी रैंकिंग्स में पूछ लिया जो करंट मार्केट एक्सचेंज रेट्स पर है, तो यहाँ पर जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपसे दोनों फैक्ट पूछे जा सकते हैं। अब आप देखिएगा कि जो एस्पिरेंट है उनके लिए ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीपीपी जो है वो किसी देश की डोमेस्टिक परचेजिंग पावर जिसको बोलते हैं खरीदने की शक्ति और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ज़्यादा सही अंदाज़ा जो है वो यहाँ पर देता है, ठीक है। और हमसे अगर पीपीपी पूछा जाएगा तो हम 3rd बताएंगे, और अगर हमसे नॉमिनल जीडीपी रैंकिंग पूछाएगा तो यहाँ पर वो 5th होगा, ठीक है। और अगर आप नॉमिनल टर्म्स में देखोगे तो $1 को बैंक एक्सचेंज रेट पर कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन पीपीपी टर्म्स में ये देखा जाता है कि वही $1 यूएस मार्केट के मुकाबले जो है इंडिया मार्केट के अंदर कितना गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यहाँ पर ये रहने वाला है। तो जो ग्लोबल जीडीपी है आप देखेंगे तो जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें इंडिया का जो शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मजबूत डोमेस्टिक कंजप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। अब फर्स्ट और सेकंड कौन है, फर्स्ट जो है वो चाइना है यहाँ पर पीपीपी में, और यूएसए जो है वो सेकंड है, ठीक है। अगर आपसे ये पीपीपी टर्म्स और पीपीपी मैट्रिक पूछा जाए तो उसमें ये, ठीक है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2026 का आधिकारिक जो थीम है वो क्या है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल थीम फॉर द वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2026। देखो 8 मई को कई सारे इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो 8 मई में ये जो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और थैलेसीमिया डे जो है इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एक तरीके से जो सिस्टमेटिक स्क्रीनिंग और जेनेटिक काउंसलिंग जो है हो, ताकि जो हम ये कह सकते हैं कि जो मरीजों की पहचान जो है वो यहाँ पर की जा सके जिनका अभी तक डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए एक सिस्टमेटिक जो स्क्रीनिंग है उसको प्रमोट करते हैं। तो 2026 है, इस बार की जो थीम रखी गई है वो है हिडन नो मोर फाइंडिंग द अनडायग्नोज सपोर्टिंग द अनसीन, ठीक है। तो ये मेजर थीम है। और भी यहाँ पर डेज सेलिब्रेट होते हैं जैसे कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे या वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे, तो ये रहता है। अगर हम बात करें इसकी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, तो इसकी जो थीम है वो है यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी, ये यहाँ पर रखी गई है। इसका मेजर सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये दिन ये बताता है कि आज की जो दुनिया है इसमें ह्यूमैनिटेरियन कामों के लिए जो है न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी जिसको बोलते हैं निष्पक्षता, वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। तो हम बोलते हैं यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी, ये जो है यहाँ पर रहता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का। अगर थैलेसीमिया डे का देखोगे तो वो ये वाली थीम है हिडन नो मोर फाइंडिंग द अनडायग्नोज सपोर्टिंग द अनसीन, ठीक है। और वर्ल्ड ओवेरियन डे, जो वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे मनाया था, ये दिन आप ऐसे समझें कि जो पूरी दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको एक साथ लाता है ताकि जो वुमेन है इनको ओवेरियन कैंसर्स के जो सिम्टम्स हैं और जल्दी डायग्नोस अर्ली डिटेक्शन की अहमियत जो है वो यहाँ पर समझाई जा सके। ओवेरियन कैंसर जो है सबसे ख़तरनाक हम ये कह सकते हैं कि गायनोकोलॉजिक जो कैंसर्स हैं उसमें से एक माना जाता है, इसलिए इसके बारे में जो जानकारी होना वो बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा इसकी और डिटेल यहाँ पर समझ लेते हैं। एक तो ये किस किस डेट में कौन सा डे मनाया जाता है। हमसे ये भी पूछा जाएगा कि जो हेनरी डुनेंट थे वो रेड क्रॉस के जन्मदाता के तौर पर माने जाते हैं, तो इनके बर्थ को लेकर ये वाला डे यहाँ पर रहता है, ठीक है, 8 मई को। और जो ये जो थैलेसीमिया वाला है वो एक जेनेटिक बीमार जिसमें बॉडी में हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनता है कोई ऐसा पर्सन, तो उसको हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया। और ग्लोबल यूनिटी मतलब 8 मई के दिन हम ह्यूमैनिटेरियन हेल्प, जेनेटिक अवेयरनेस और वुमेन के हेल्थ के प्रति जो है वो एक ग्लोबल कमिटमेंट जो है वो यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। अब
मैं 5 क्वेश्चंस यहाँ पर दे रहा हूँ, ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप पॉज करके फटाफट दीजिएगा कि विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन एंड कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, and which gas is known as a laughing gas, and in which state the Gir National Park located, which country is known as the land of midnight sun। इसके अलावा ये जो 5 क्वेश्चंस हैं वो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किए थे, तो उसमें काफ़ी लोगों ने सही आंसर्स दिए हैं, वेरी गुड। आप भी ट्राई करिएगा इस बार। और ये क्वेश्चंस स्टैटिक का पार्ट होते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और जो भी पीडीएफ हैं 2026-27 के लिए, आप कोई भी करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, वहाँ पर हम आपको पूरा कंप्लीट बैंकिंग, जनरल, इकोनॉमी, डेली, वीकली, मंथली सारी पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराएंगे एप्लीकेशन के अंदर। तो आप फटाफट करंट अफेयर्स फंडा का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वन सेकेंड, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमारा जो नंबर है 8448169188, इस पर आप हमें व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप करने पर हमारी टीम जो है वो आपसे अप्रोच करेगी और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको हम लोग रिजॉल्व यहाँ पर कर देंगे। प्ले स्टोर पर करंट अफेयर्स फंडा सर्च करोगे, हमारा ये लोगो आएगा, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।